आज की ये साखी एक बीवी ने दिल्ली में संगत को अपनी बेटी की आप बीती बताई थी तो सारी संगत बाबाजी के प्रेम में आंसू बहाने लगी थी। इस बीवी ने बताया कि 3 साल पहले जब इनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई तो इन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। ये बीवी चाहती थी कि इसकी बेटी किसी सत्संगी परिवार के घर में जाए, लेकिन वो कहते थे शादियां तो पहले से ही लिखी होती है। इन्होंने सत्संगी परिवार में रिश्ता करवाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी बेटी का रिश्ता सत्संगी परिवार में नहीं हो सका और आखिर में इन्होंने एक गैर सत्संगी परिवार में अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी के रिश्ते की जब बात चल रही थी तो बेटी के ससुराल वाले बड़े ही मीठे बनकर बात करते थे, लेकिन उनके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। साथ संगत जी, जब कोई हमसे प्यार से और इज्जत से बात करता है तो हम भी उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये बीवी और इनके पति भी इस रिश्ते के बहकावे में आ गए और शादी की तारीख पक्की कर दी। इस बीवी ने बताया कि बाबाजी की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और अपनी बेटी की शादी हमने बड़े ही धूमधाम से की थी। शादी में ससुराल वालों को सारे सामान के साथ केश और कार भी दी थी। मेरी बेटी की इकलौती ननद को हमने बहुत सारा सोना दिया और जो कुछ हम दे सकते थे वो सब हमने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिया। आगे बीवी ने बताया कि हमारा घर दिल्ली में मॉडल टाउन में है, गुरुद्वारे जाने से रोक दिया जाता। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए उन लोगों ने मेरी बेटी पर और ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए। मेरी बेटी ने शाम की जगह सुबह जल्दी उठकर गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया। 3-4 दिन तो वो गुरुद्वारे गई, लेकिन उसके बाद उसका सुबह के टाइम भी गुरुद्वारा जाना बंद करवा दिया। वो लोग कहते थे कि अगर पूजा करनी है तो देवी देवताओं की करनी है, गुरुओं की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, गुरु तो सब ढोंगी होते हैं। साथ संगत जी, इस तरह की मानसिकता वाले लोग जैसे ही दुनिया में आते हैं एक दिन वैसे ही चले जाते हैं और फिर ऐसे लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग दूसरों को गुरु से दूर रहने के लिए दबाव डालते हैं उनका हर्ष बड़ा ही भयानक होता है। आगे बीवी ने बताया कि लगभग शादी के 6 महीने के बाद ससुराल वालों ने पैसे की मांग करनी शुरू कर दी। किसी न किसी बहाने से मेरी बेटी से पैसे मंगवाने का दबाव डालते। कुछ समय तक तो मेरी बेटी हमसे पैसे मांगकर उन्हें देती रही, लेकिन उसके बाद हमारी बेटी ने हमसे पैसे नहीं मांगे क्योंकि उसको बार बार हमें तंग करना अच्छा नहीं लग रहा था। अब ससुराल वालों को पैसे ना मिलने के कारण ससुराल वालों ने हमारी बेटी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसकी सास अक्सर उस पर हाथ उठाने लगी और उसका पति भी अपनी मां का साथ देता था। एक बार मेरी बेटी के पति और उसकी सास ने बेटी का गला इतनी जोर से दबाया कि वो बेहोश हो गई। मेरी बेटी चुपचाप ये सब कुछ सहन करती रही। उसने ये सारी बातें हमें उस समय नहीं बताई क्योंकि हमें बताकर वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। उन लोगों ने मेरी बेटी की हालत एक गुलाम जैसी बना दी थी। मेरी इतनी समझदार बेटी अब मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थी। एक दिन हम अपनी बेटी के घर गए और वहां जब हमने अपनी बेटी का चेहरा देखा तो उस चेहरे पर मार के निशान थे और बेटी का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। जब हमने अपनी बेटी से कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया और फिर हमने जब ससुराल वालों से अपनी बेटी को अपने घर से जाने की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये बात हमें बड़ी ही अजीब लगी
उस समय तो हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन अब हमारी रातों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि हमारी बेटी की ऐसी हालत हम देख चुके थे। फिर 2 दिन के बाद मेरी बेटी ने चुपके से हमें फ़ोन किया और फ़ोन पर रोने लगी और उसने सारी बात हमें बता दी। उसकी बातें सुनकर हमारी रूह कांप गई, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। मेरे पति उसी समय घर से निकले और पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां जाकर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अगले दिन कुछ पुलिस वाले मेरी बेटी के ससुराल गए तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ गांठ कर ली और पुलिस वाले वहां से वापस लौट आए और हमें पुलिस वालों का फोन आया कि आपकी बेटी कोई परेशान नहीं कर रहा। हमने आपकी बेटी का बयान लिया है जिसमें उसने कहा है कि वो ससुराल में खुश है। ये बयान हमारी बेटी ने अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर दिया था और हम सारा खेल समझ चुके थे। एक दिन मैं बाबाजी के आगे बैठकर बहुत रोई। मैंने बाबाजी से कहा कि वो हमारी नहीं, आपकी बेटी है। अगर आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है तो हम क्यों उसकी फिक्र करें। ये कहकर मैं बहुत रोई और बाबाजी की फोटो के आगे ही मैं रोते रोते सो गई। अगले दिन सुबह हमें पुलिस डिपार्टमेंट से एक फ़ोन आया और उन्होंने हमें कहा कि हम आपके केस को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी के बयान के हिसाब से उसको कोई तंग नहीं कर रहा। ये कहकर पुलिस वालों ने फ़ोन रख दिया। उसी दिन शाम को हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से को एक आदमी किराए पर लेने के लिए आया। किराए पर देने का इश्तिहार हमने कुछ दिन पहले ही इंटरनेट पर डाला था। जब वो आदमी घर पर आया तो उसने हमारे बुझे हुए चेहरों का कारण पूछा। वो आदमी हमारे लिए अनजान था, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे मन में क्या आया और हमसे रहा नहीं गया और हमने सारी की सारी बात शुरू से आखिर तक उस आदमी को बता दी। उस आदमी ने सारी बात को ध्यान से सुना और मेन बातें एक कागज पर लिख ली और फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वो एक वकील है और इस तरह के घरेलू हिंसा वाले केस पर ही वो काम करता है। उसने हमें दिलासा दिया और कहा कि आप चिंता न करें, आपकी बेटी के ससुराल वाले घुटनों पर आकर आप सबसे माफ़ी मांगेंगे। फिर उसने हमें बताया कि मैं उन लोगों को डायरेक्ट कोर्ट में बुलवाऊंगा और जज के सामने ही आपकी बेटी अपना बयान दर्ज करवाएगी और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बेटी के ससुराल का एक एक सदस्य उसी दिन हिरासत में होगा और उन लोगों को लंबी सजा होगी। आगे बीवी ने बताया कि हमें नहीं पता वो आदमी कौन था, लेकिन हमारे लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था और मुझे पूरा विश्वास था कि उस आदमी को बाबाजी ने ही हमारी मदद के लिए भेजा है। हमने अपने घर का ऊपर का हिस्सा उसको किराए पर दे दिया और 2 दिन के बाद उस आदमी ने मेरी बेटी के ससुराल में कोर्ट से एक नोटिस भिजवाया। कोर्ट का नोटिस देखकर उन लोगों के होश उड़ गए। अब क्योंकि कोर्ट ने बुलाया था तो हाजिर होना भी जरूरी था। तारीख पर वो लोग हमारी बेटी को घर पर छोड़कर कोर्ट में आ गए और जज के सामने पेश हो गए। जब हमारे किराएदार ने बेटी के बारे में पूछा तो उनका वकील कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पुलिस के सामने पहले भी बयान दे चुकी है कि उसको कोई तंग नहीं करता। तो हमारे किराएदार ने कहा कि पुलिस के आगे दिया हुआ बयान कोई मायने नहीं रखता, इनकी बेटी को जज साहब के आगे बयान देना होगा। फिर उनके वकील ने कहा कि लेकिन इनकी बेटी यहाँ आने की हालत में नहीं है। आगे बीवी ने बताया कि हमारा जो किराएदार था वो कानून के सारे दाव पेच जानता था,
क्योंकि वो एक नामी वकील था। तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर बेटी यहाँ नहीं आ सकती, वीडियो कॉल करके हम बयान ले सकते हैं। और अब कोरोना के बाद तो लाइव वीडियो कॉल भी कोर्ट में मान्य है। ये सुनकर उनके वकील के भी होश उड़ गए। तो जज साहब ने कहा कि आप इनकी बेटी को अभी यहीं से वीडियो कॉल लगाओ। साथ संगत जी, सामने बड़ी कुर्सी बैठा वो इंसान जो कि एक जज था, समझ तो वो भी सारा खेल गया था कि यहाँ कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन जज बिना सबूत के तो फैसला नहीं कर सकता था। तो ससुराल वालों का वकील कहने लगा कि जज साहब, आप हमें आगे की तारीख दे दो। जज ने कहा कि नहीं, इस केस का फैसला आज ही होगा। कोर्ट के पास और भी बहुत काम होते हैं। जज के कहने पर बेटी को वीडियो कॉल किया गया और जज साहब के सामने एक स्क्रीन पर बेटी के बयान को दर्ज किया गया। बेटी ने जज साहब के सामने एक एक बात को खुलकर बता दिया और अपने चेहरे पर मार के निशान भी दिखाए। ये सारी बातें सुनकर जज साहब का दिल भी टहल गया और जज साहब ने कहा कि लड़की का मेडिकल करवाया जाए और लड़की के सास ससुर, ननंद और पति को अभी के अभी हिरासत में लिया जाए। और इन सब के ऊपर जज साहब ने जान से मारने की घर में कैद करके रखने की और दहेज उत्पीड़न जैसी कई धाराएं लगाई। जज साहब के आदेश पर पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया गया और फिर हमारे किराएदार ने बताया कि ये लोग कम से कम 2 साल के लिए अंदर जाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि इन्हें जितनी ज़्यादा कड़ी सज़ा मिल सके उतनी दिलवाऊं। ये केस समाज के लिए एक मिसाल होना चाहिए। आगे बीवी ने बताया कि इसके एकदम बाद अपने किराएदार के कहने पर हमने एक और केस फाइल करवा दिया, जिसमें हमने अपनी बेटी के डिवोर्स की मांग की और कोर्ट ने डिवोर्स के साथ साथ जितना हमारा खर्च अब तक हुआ था वो सारा पैसा कोर्ट ने हमें वापस दिलवा दिया। आगे बीवी ने जो बताया वो सबके लिए हैरान करने वाला था। वो जो आदमी किराएदार बनकर हमारे घर रहने आया था, उस दिन के बाद वो न जाने कहाँ गायब हो गया। जब हम अपने घर की ऊपरी मंजिल में उसके कमरे में गए तो कमरे में 1 महीने के किराए के पैसे पड़े थे और एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था, ये 1 महीने का किराया है और मेरा इस शहर में आने का जो काम था वो अब पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और चिट्ठी पर हाय पढ़ने लगे, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था कि वो किराएदार और कोई नहीं बल्कि खुद बाबा जी थे और हम उन्हें एक आम इंसान समझते रहे। साथ संगत जी, जब ये बात इस बीवी ने दिल्ली में बताई तो सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब कह रहे थे कि बाबा जी अपनी संगत के साथ बुरा करने वालों का यही हर्ष करते हैं। सतगुरु किसी न किसी रूप में हमारी संभाल करके अपना काम खत्म कर जाते हैं।